विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका जो सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के इस अंग का महत्व प्राचीन समय से ही बहुत अधिक रहा है। प्राचीन समय में जब लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी तो कार्यपालिका ही सर्वोपरि होती थी। यद्यपि वर्तमान समय की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका का महत्व अपेक्षाकृत कम है, फिर भी शासन के इस अंग की कार्य क्षमता जितनी समझी जाती है उससे बहुत अधिक होती है। व्यवहार में तो राज्य में समस्त विभागों का उत्तरदायित्व कार्यपालिका पर ही होता है। और डॉक्टर फाइनर इसके बारे में कहते हैं कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा हो चुकने के बाद शेष सभी शक्तियां कार्यपालिका के पास रहती है। कार्यपालिका का महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कार्यपालिका भी सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी शक्तियों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अब हम बात करें कार्यपालिका का अर्थ, तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य रूप में परिणत करना और उनके आधार पर प्रशासन का संचालन करना होता है। राष्ट्रपति से लेकर साधारण पुलिसमैन तक सभी प्रशासन से संबंधित जो कर्मचारी है वो कार्यपालिका का भाग होते हैं। डॉक्टर गार्नर नामक राजनीतिक विचारक इसके बारे में कहते हैं कि विस्तृत एवं सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका अंग में उन सब कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं के समूह सम्मिलित है जो उस राज्य की उस इच्छा को कार्यान्वित करते हैं जो कानून के रूप में निर्मित कर व्यक्त की गई है। वस्तुतः कार्यपालिका को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी स्थायी लोक सेवाएं। राजनीतिक कार्यपालिका में हमारे द्वारा निर्वाचित सभी प्रतिनिधि आते हैं और स्थायी लोक सेवाओं में जो भर्ती के माध्यम से जो पदाधिकारी चुनकर आते हैं, भर्ती के माध्यम से जो भर्ती होकर आते हैं वो स्थायी लोक सेवाओं में आते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी लोक सेवा, राजनीतिक कार्यपालिका परमानेंट नहीं होती है और स्थायी लोक सेवाएं परमानेंट होती है। कार्यपालिका के प्रकार की अगर हम बात करें अब, तो आधुनिक कार्यपालिका पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गया है और विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलित कार्यपालिकाओं को हम निम्न भागों में बांटकर देख सकते हैं। उसमें सबसे पहली है नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका से तात्पर्य उस पदाधिकारी से होता है जिसे संविधान के द्वारा समस्त प्रशासनिक शक्ति प्रदान की गई हो, लेकिन जिसके द्वारा व्यवहार में उस प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार न किया जा सके। यद्यपि प्रशासन का संपूर्ण कार्य उसी के नाम पर होता है, किंतु व्यवहार में इन कार्यों को वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था है और भारत में भी दो तरह की कार्यपालिका पाई जाती है। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्य करता है। तो व्यवहार में सारी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो तरीका है जिससे हम दो भागों में बांट सकते हैं वो है एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका का तात्पर्य कार्यपालिका के ऐसे संगठन से है जिसके अंतर्गत निर्णयात्मक और अंतिम रूप में कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है। शासन प्रबंध की सुविधा के लिए कार्यपालिका शक्ति का विभाजन अवश्य ही किया जाता है, किंतु अंतिम रूप में संपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए कोई एक व्यक्ति ही उत्तरदायी होता है। वर्तमान समय में अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, भारत आदि संसदीय शासन की कार्यपालिका भी एकल कार्यपालिका के श्रेणी में ही आती है। इसके अलावा बहुल कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो बहुल कार्यपालिका से तात्पर्य
कार्यपालिका के ऐसे प्रकार से है जिसके अंतर्गत अंतिम रूप से कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर व्यक्तियों के एक समुदाय में निहित होती है। प्राचीन एथेंस और स्पार्टा में इसी तरह की बहुल कार्यपालिका थी और वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड तथा सोवियत रूस में इसी प्रकार की बहुल कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका सत्ता एक साथ 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद में निवास करती है। तो ये बहुल कार्यपालिका के रूप में एक उदाहरण है। तीसरा जो तरीका है कार्यपालिका के विभाजन का, उसमें कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के साथ संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं हो सकती है, एक संसदीय कार्यपालिका और एक अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के साथ अपूर्व गठबंधन रहता है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही होता है। इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और इसे मंत्रिमंडलात्मक कार्यपालिका भी कहते हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और वे व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका उसे कहते हैं जो व्यवस्थापिका से बिल्कुल पृथक रहती है। संविधान के द्वारा दोनों की शक्तियाँ बटी रहती है और वो एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। इस प्रकार की कार्यपालिका में शासन की समस्त शक्तियाँ राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति में निहित होती है, जो राज्य का संवैधानिक व कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सहायता से शासन का कार्य संचालन करता है। राष्ट्रपति तथा मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरह से हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे अंतिम जो विभाजन है कार्यपालिका का वो है पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका, जहाँ पर राजा राज्य का प्रधान होता है और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र या उसका उत्तराधिकारी गद्दी पर आसीन होता है। उस पद्धति को पैतृक कार्यपालिका कहा जाता है। इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम, जापान, नेपाल, इथियोपिया में इसी तरह की पैतृक कार्यपालिका है और जहाँ पर राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे निर्वाचित कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे कि भारत, फ्रांस, इटली, अमेरिका आदि देशों में इसी प्रकार की कार्यपालिका है। तो इस तरह से हम विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका का विभाजन करके देख सकते हैं, जिसके विभिन्न प्रकार निकलकर हमारे सामने आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है।